नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम जयते फ्रंट और मैं सलोनी शिवा। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर लिया है जो किसी भी नेता के लिए उसे पार कर पाना सपने जैसा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 12 साल का सफर पूरा कर लिया है और इस मामले में उन्होंने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है। पर आज बात सिर्फ रिकॉर्ड की नहीं होगी, आज बात होगी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा, नेतृत्व और देश के विकास के जो विजन है उसमें क्या अंतर है। और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर के.पी. शर्मा, जिनसे इस मुद्दे पर विस्तार से जानेंगे। ऐसा है कि मैं इसको अगर इसको एक शब्द का नाम दें तो ज़्यादा उचित होगा। वह है नेहरू युग और मोदी युग। ये आश्चर्य जरूर लगेगा कि नेहरू युग और मोदी युग क्यों कहा जा रहा है, और यह एक युगांतकारी घटना है। यह सिर्फ बराबरी का मामला नहीं है कि दोनों समान समय तक प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी वो करेंगे। जैसा लग रहा है कि वो 29 के चुनाव में भी कंटिन्यू करेंगे। तो वो एक अलग इतिहास उनका होगा। लेकिन एक इतिहास जो उन्होंने रचा है वह है कि नेहरू युग में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। नरेंद्र मोदी के पहले भारत में या विदेशों में अगर किताबें किसी के ऊपर बहुत अधिक लिखी गई, शोध ग्रंथ लिखे गए, तो जवाहरलाल नेहरू। और संयोग ऐसा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस का शासन एक प्रकार से वंशानुगत शासन हो गया। वह शासन किसी न किसी रूप में 2013-14 ईस्वी तक कंटिन्यू किया है। बीच में थोड़े समयों के लिए दूसरे लोग आए हैं, चाहे वो मोरारजी देसाई रहे, चाहे चंद्रशेखर रहें, चौधरी चरण सिंह रहें, अटल बिहारी वाजपेयी रहें या विश्वनाथ प्रताप सिंह रहें। इनका कार्यकाल बहुत छोटा है और इन लोगों ने कुछ ऐसा कार्य युगांतकारी नहीं किया है कि उसकी तुलना नरेंद्र मोदी से की जा सकती है या जवाहरलाल नेहरू से की जा सकती है। तो फिर ये तुलना वास्तव में क्या वास्तविक होगा, क्योंकि दोनों की पैदाइश देखा जाए तो एक की पैदाइश आजादी के पहले का है, जवाहरलाल नेहरू का, और एक की पैदाइश है आजादी के बाद की पैदाइश है। लेकिन युग परिवर्तन दो तरीके से होता है। एक विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर होता है, मतलब स्नेह स्नेह धीरे धीरे विकास होता चला जाता है और पता नहीं चलता है कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब इतिहास को पढ़ा जाता है तो मालूम पड़ता है कि परिवर्तन बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए उसे भी युग परिवर्तन कहते हैं। दूसरा युग परिवर्तन का तरीका है कि ऐसा कोई हिंसात्मक क्रांति किया जाए, कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे कि परिवर्तन हो जाए, वह परिवर्तन परिलक्षित हो। जैसे पहला जो हुआ वह फ्रांस में क्रांति के बाद हुआ। दूसरा परिवर्तन जो हुआ है वह लेनिन के द्वारा मार्क्स सिद्धांतों के आधार पर आधारित जो है वो रूस में हुआ। तो फिर हम नेहरू के परिवर्तन और
मोदी जी के युग परिवर्तन को किस रूप में देखते हैं? यह स्पष्ट है कि न नेहरू जी न मोदी जी फ्रांस की क्रांति के समान को हिंदुस्तान में क्रांति करके शासन सत्ता में आए थे, या लेनिन के जैसा हिंदुस्तान में के शासन सत्ता में आए हैं। लेकिन नेहरू के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने आजाद भारतवर्ष में भारतवर्ष की नींव रखने का काम किया था। अब नींव के अंतर्गत जो उन्होंने नींव रखा था वो वास्तव में 2-3 शब्दों में क्या था? उनका यह मानना था कि हिंदुस्तान जो है वह वास्तव में एक प्राचीन देश है, इसकी अपनी सभ्यता संस्कृति रही है। तो इस रूप में नेहरू जी ने सोचा कि हिंदुस्तान का अगर अपना ऐतिहासिक महत्व है तो हम हिंदुस्तान की नीति भी कुछ अलग अलग बनाए, जिससे मालूम पड़े कि हिंदुस्तान औरों से अलग है। इस रूप में उन्होंने 2 काम किया। एक काम किया कि हम उस समय जो विश्व की स्थिति थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की के बाद की स्थिति, वह स्थिति 2 ध्रुवीय थी। 2 ध्रुव में विश्व बटा हुआ था, गुटबंदी का युग था। और वह युग वास्तव में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी शांति नहीं थी, बल्कि तनाव का वातावरण था। किसी समय युद्ध छिड़ सकता था, उसको कोल्ड वॉर का लोग नाम देते थे। और दोनों ही महाशक्तियां अमेरिका, रूस, विश्व के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को या स्वतंत्र होने वाले राष्ट्रों को अपने अपने गुटों में मिलाना चाहते थे और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। नेहरू जी ने उससे अलग असंलग्नता की नीति की अपनाया और कहा नहीं, हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। एवं उन्होंने कहा कि हम देश में विकास के लिए हम न रास्ता पूंजीवाद का अपनाएंगे, न हम रास्ता जो है मार्क्सवाद का अपनाएंगे। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, तो ये सिद्धांत पढ़ने वाले लोग जानते होंगे कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर है। तो उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी मिक्स्ड इकोनॉमी के आधार पर उन्होंने भारतवर्ष की आर्थिक संरचना की, जिसमें बड़े बड़े उद्योग, जिसमें काफी पूंजी लगते थे और काफी लंबे समयों के बाद उस उद्योग से आउटपुट होता था, उस उद्योग को कोई प्राइवेट आदमी इतना पूंजी निवेश करके, इतना इंतजार करके वह नहीं कर सकता था। इसलिए अंडर कंपल्सन राज्य की फैक्ट्रियां, या जिसे पेशु के नाम से आज जाना जाता है, सरकारी जो उपक्रम है, उसके माध्यम से उन्होंने पूंजी लगाई, जिसमें कुछ अच्छे आए हैं, कुछ अच्छे आए हैं। जैसे उसी में जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी है आपका, उसी में आपको अंतरिक्ष संबंधी भी बातें हैं, उसी में HEC भी है, या इस प्रकार के भेल है, या और जो फैक्ट्रियां हैं, जो बोकारो हैं, इस प्रकार की फैक्ट्रियां उसके अंतर्गत लगी। और ये व्यवस्था विश्व काफी परिवर्तित हो रहा था। जो साम्यवादी देश भी थे जैसे चीन, वह हिंदुस्तान से 1 या 2 वर्ष बाद आजाद हुआ है, और वह उसने देखा कि उसके पास भी पूंजी का अभाव है, और वो उसके पास इतना पूंजी नहीं है
कि अपने देश का विकास वो अपने पूंजी से कर सकता है। इसके लिए आवश्यकता है विदेशी पूंजी निवेश का। और पूंजी किसके पास है? तो उसने जाना कि पूंजी अमेरिका के पास है, वेस्टर्न कंट्रीज के पास है। और चीन के पास कौन सी पूंजी है? तो चीन ने देखा कि हमारे पास चीप लेबर है, सस्ते मजदूर हैं, उनकी बहुतायत है, बहुत बड़ी संख्या है। उसने पहला काम किया कि उनको स्किल बनाया। दूसरा काम उसने किया कि अमेरिकी पूंजीपतियों को चीन बुला कर ले गया किसिंजर के माध्यम से। वो एक समझौता हुआ जिसमें चीप लेबर प्रोवाइड करने के बाद और अधिक फायदे और मुनाफे के बाद अमेरिकी पूंजीपतियों को प्रलोभन दिया गया कि हम सारे आपको चीप लेबर देंगे। तो अधिक मुनाफे के लिए अमेरिकी पूंजी का पलायन चीन में हो गया। और आज चीन की स्थिति है कि सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास या प्रोडक्शन अब हाउस जिसको कहा जाता है वो चीन बन गया और विश्व की वह दूसरी आर्थिक व्यवस्था बन चुका है और काफी मजबूत है। जवाहरलाल नेहरू जी ने शिक्षा नहीं ली। जवाहरलाल नेहरू जी ने मूलभूत गलतियां की हैं जिसके कारण हिंदुस्तान पिछड़ गया। क्योंकि उनके सामने एग्जाम्पल था दक्षिण कोरिया का, उनके सामने एग्जाम्पल था जापान का, उनके सामने एग्जाम्पल था सिंगापुर का, कि इन लोगों का उनके साथ एग्जाम्पल था फार्मोसा का, जिसको आज अमेरिकन जो ये उनके पास एग्जाम्पल था कि विदेशी पूंजी से बिना इंटरेस्ट दिए कैसे इसका विकास हो सकता है। लेकिन नेहरू जी ने अपनी नीतियों में कोई भी सुधार नहीं किया, जिससे हिंदुस्तान पिछड़ता चला गया और इतना पिछड़ गया कि अंत में जब उनके पोता या नाती जो आप कहें राजीव गांधी जब शासन सत्ता में कुछ दिनों के लिए आए तो उन्होंने रियलाइज किया कि नेहरू जी के नीतियों में खामियां है, उसे परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया की नींव उसने रखी। उसके बाद बहुत छोटी अवधि के लिए वो शासन सत्ता में रहे, जिसमें आप देखते हैं कि उन्हीं का समय का यह है कि जो आप ये इंटरनेट और ये क्रांति जो देख रहे हैं ये राजीव गांधी की देन है। दूसरे फिर प्रधानमंत्री उनके बाद बने नरसिम्हा राव। तो वास्तव में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की नींव नरसिम्हा राव ने रखी थी, लेकिन स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को नहीं था, इसलिए बहुत कुछ वो करने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई जो 10 वर्षों तक हिंदुस्तान में शासन व्यवस्था संचालित करती रही और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया वास्तव में नेहरूवाद को कंप्लीट रूप में अगर किसी ने चेंज कर दिया था तो वो मनमोहन सिंह ने चेंज किया। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि एक और केंद्र में इस बात को मनमोहन सिंह इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन चुके थे। उन्होंने उसी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट विदेशों का दौरा करके उसी पश्चिमी मॉडल को जो चीन ने जिस मॉडल को अपनाया था, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रित्व के काल में चीन का भी दौरा किया था और इस रूप में उन्होंने ये मॉडल अपनाया। तो आज अगर हम तुलना करने बैठे हैं
तो हमको लगता है कि न केवल नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू को, राजीव गांधी को, नरसिम्हा राव को, मनमोहन सिंह को, बल्कि और सभी लोगों को उन्होंने पराजित करते हुए नेहरू मॉडल से बिल्कुल तिलांजलि ले लिया। और सबसे अगर कमजोर नेहरू युग के नीतियों में अगर सबसे कमजोर मनमोहन सिंह के काल तक था, तो वह था कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा नीति सबसे कमजोर थी। इसी का परिणाम है कि भारत को 1947 में कश्मीर में, 1959 में तिब्बत में, 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से, 1971 में बांग्लादेश से, ये अपने पड़ोसियों से युद्ध करना पड़ा। और जिस युद्ध में भारत कुछ पा सकता था, वहां भी उसने उन चीजों को खो दिया। जैसे 65 में उसने खो दिया ताशकंद में, 71 में के युद्ध में, बांग्लादेश के युद्ध में ये इन्होंने सिमला समझौता में जो कुछ भी इन्होंने जीता था उसको खो दिया। ऐसा हमने देखा कि भारत ने युद्ध लड़ने के बाद भी जो खोया सो तो खोया ही, लेकिन जिस युद्ध में उसने कुछ प्राप्त किया उसे भी संधि और समझौते के द्वारा उसने खो दिया। इससे भारत की कमजोरी स्पष्ट नजर आती है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के प्रति उतना सजग कभी रहा नहीं। एक तो कि अंग्रेजों ने 30% भारत को छोटा कर दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश बना करके। उसके बाद जो सीमाएं बची थी उसको कश्मीर में खो दिया नेहरू ने। उसके बाद फिर खो दिया गया, तिब्बत को खो दिया गया, जब प्रोटेक्टेड स्टेट था इंडिया का, नेहरू जी ने चीन के हाथों खो दिया। फिर 1962 ईस्वी में चीन के हाथों बहुत बड़ा भूभाग खो दिया। इसके बाद पाकिस्तान का इतना अधिक मन बढ़ गया था कि बार बार आक्रमण, आतंकवादी आक्रमण होते रहे, मर्डर होती रही। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, बॉम्बे में अटैक हुआ, फाइनेंशियल कैपिटल में अटैक हुआ, लेकिन अमेरिकी दबाव में या बाह्य दबाव में वो पाकिस्तान के साथ उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो सज़ा मिली नहीं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने देखा कि जब तक हम सैनिक रूप में, आर्थिक रूप में और सैद्धांतिक नीति के रूप में हम राष्ट्रवाद को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक भारत के ऊपर इसी प्रकार का विदेशी आक्रमण होता रहेगा और कोई भी असुरक्षित भारत में विदेशी पूंजी निवेश नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा कि डोभाल जैसे सिक्योरिटी एडवाइजर को उन्होंने अपॉइंट किया। फॉरेन मिनिस्टर जो है, कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने अपॉइंट किया और खुद अपने इतने ईमानदार, स्ट्रिक्ट और इतने लेबोरियस आदमी हैं। हमें नहीं लगता कि 12 वर्षों में कभी ऐसा लगा हो कि नरेंद्र मोदी थका हुआ है या नरेंद्र मोदी कभी बीमार पड़े हैं। तो जो आदमी इतना डेडिकेटेड है राष्ट्र के प्रति और वो झुकने को तैयार नहीं है, चाहे अमेरिका 40% जो है टैक्स लगा दे, 50% टैक्स लगा दे, तेल बंद करने की घोषणा कर दे, भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्र हित में वो कहता है कि जहाँ से भी हमें कुछ प्राप्त होगा हम राष्ट्र हित में काम करेंगे। लुक ईस्ट की उन्होंने पॉलिसी अपनाई, जो सबसे कमजोर इलाका है। लुक ईस्ट का मतलब होता है कि आसाम एंड 7 सिस्टर्स। तो आप देखते हैं कि कितना अधिक सजग हैं ये नरेंद्र मोदी जी
अगर इतनी सजगता अगर हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू के समय अगर हुई होती, अगर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवाद के ऊपर अडिग रहते और किसी कीमत पर विदेशी आक्रमण को वो स्वीकार नहीं करते, तो आज कोई कारण नहीं था कि भारत चीन से आगे नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये काम कर दिया है। और आज चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, भारत के ऊपर कोई भी टेढ़ी नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करता है। और अगर नरेंद्र मोदी जी को 1929 ईस्वी में भी अगर शासन सत्ता में आ गए, तो निश्चित रूप में 1947 ईस्वी में 2047 में जो भारत जो है वो विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करके रहेगा। इसलिए हम कामना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2029 में भी प्रधानमंत्री के रूप में देश में गद्दी पर रहें और भारत को विकसित भारत बनाएं। यही कामना के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम बाद में जोड़ेंगे। वो है कि क्या नरेंद्र मोदी जी भारत के राष्ट्रवाद को समझते हैं। दूसरा एक हम वीडियो बनाएंगे कि नरेंद्र मोदी का स्क्रिप्ट राइटर कौन है, नेहरू जी का स्क्रिप्ट राइटर कौन था। तो इससे पता चलेगा कि एक सेल्फ मेड आदमी नरेंद्र मोदी कैसे एक सेल्फ मेड आदमी हैं। और भारत को जितना नरेंद्र मोदी ने समझा है शायद दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं समझा है। यही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।